लोग आज देखने जा रहे हैं इसका लेक्चर 2 एनएलएम का, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ के अंदर मोमेंटम के प्रॉब्लम्स रहेंगे, लिक्विड जेट के प्रॉब्लम रहेंगे, ठीक है ना। अब इसके अंदर मैं रॉकेट अभी नहीं कराऊंगा, वो मैं कराऊंगा आपको ले जा करके जब आप कोलिजन वाला टॉपिक पढ़ोगे, क्योंकि अभी मेरे लिए समझाना पॉसिबल नहीं होगा, आप भी अच्छे से नहीं समझ पाओगे उसको, तो उसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और साथ में इम्पल्स भी मैं चैप्टर के लास्ट में आपको पढ़ाऊंगा, जब आपके कंसेप्ट पूरे अच्छी तरीके से तैयार हो चुके हैं, वहां हम लोग इम्पल्स को रिवाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखना न्यूटन सेकंड लॉ। अब न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट बड़ा आसान सा है। सेकंड लॉ ये कहता है कि पार्टिकल के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स होता है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। एक्चुअली में ये प्रोपोर्शनल होता है, बट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि F इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर आप ये फोर्स निकालना चाहते हो तो अब इसे निकालने के लिए हमें दो बातों पर ध्यान देना पड़ेगा कि ये फोर्स हम एक इंस्टेंट पर निकालना चाह रहे हैं इंटरवल में। तो अगर हम इंस्टेंट पर इस फोर्स को कैलकुलेट करते हैं तो हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस फोर्स, और इसे निकालने के लिए यूज करते हैं हम dp/dt। अब मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये होती है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, वो मैं आगे अभी डिफाइन कर दूंगा। तो इस फोर्स को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस फोर्स। अब वहीं पर अगर आप ये फोर्स एक इंटरवल में निकालो, तो इंटरवल में आप फिजिक्स में कोई भी चीज निकाल रहे हो, जैसे शुरू से काइनेमेटिक्स से आप पढ़ते चले आ रहे हो, तो वहां भी हम लोगों ने जो भी चीजें इंटरवल में निकाली थी उनको हम बोलते थे एवरेज क्वांटिटीज। तो कोई भी चीज जो इंटरवल में निकाली जाती है, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एवरेज, और इसे निकालने का हमारा तरीका हो जाएगा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। अब कुल मिला के सवाल ये यार, ये पी क्या होता है? तो इस पी को बोलते हैं मोमेंटम, और मोमेंटम होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम कब चेंज होगा? तो भाई मोमेंटम दो तरीके से चेंज होगा, या तो मास वेरिएबल हो, वो अभी हम लेके नहीं चल रहे, या फिर पार्टिकल की वेलोसिटी वेरी करे। अब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी कब वेरी करती है? जब डायरेक्शन चेंज करे। जैसे मान लो एक पार्टिकल है, दो पार्टिकल ले लेते हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और इधर भी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। तो अब ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि भाई इसका ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मास भी कांस्टेंट है, इसलिए ऐसे सिचुएशन में तो मोमेंटम भी कांस्टेंट है। तो मोमेंटम तब कांस्टेंट हो सकता है जब मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो, यानी ना तो डायरेक्शन बदले वेलोसिटी, ना ही अपना मैग्नीट्यूड चेंज करे। अब सेम प्रोसेस यहां पर है। इस सर्कुलर पाथ में ये पार्टिकल इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, सिमिलरली ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और ये इधर आ रहा है। तो अब आप मेरे को ये बताओ, क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है? क्या हर जगह तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ आई कैप की तरफ, यहाँ जे कैप है, यहाँ माइनस आई कैप है, यहाँ माइनस जे कैप है। तो इस सिचुएशन में स्पीड तो कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी वेरिएबल है। तो इस सर्कुलर पाथ के अंदर वेलोसिटी चेंज कर रही है, और क्यों चेंज कर रही है? क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो दिस इंप्लाइज दैट मोमेंटम is not constant as direction is changing. ठीक है, तो ये हमारा मोमेंटम का बेसिक कंसेप्ट है। अब फिलहाल हम फोकस पे जाते हैं कि हमें फोर्स कौन सी निकालनी है। अगर इंस्टेंटेनियस निकालनी है तो बेटा हमें करना पड़ेगा dp/dt, और अगर हमें एवरेज फोर्स निकालनी है तो हमें करना पड़ेगा डेल्टा p/Δt। तो आज का हमारा लेक्चर यही रहेगा कि हम इंस्टेंटेनियस और एवरेज फोर्स के ऊपर काम करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर न्यूटन थर्ड लॉ, फिर वहां से मैं कनेक्टेड ब्लॉक की प्रॉब्लम। अच्छा, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्रैक्टिस मेरे साथ करना, यूनिवर्सल उठा लेना, ठीक है ना, वहां से आप जरूर सवाल लगाते जाना। हाँ, इंपल्स में आपको रुक के पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, जहां आपको थोड़ी नॉलेज हो जाएगी इंपल्स वगैरह की। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला सेक्शन है, जैसे इस टाइप का प्रॉब्लम देखो, ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, ये एज इट इज टेस्ट में फंसता है, ठीक है ना। तो नीट एग्जाम के अंदर भी 3 तरीके के प्रॉब्लम फंसते हैं। पहला प्रॉब्लम आपको वेलोसिटी दे देगा, कहेगा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल बताओ। दूसरा प्रॉब्लम मोमेंटम दे देगा, कहेगा मोमेंटम और फोर्स के बीच का एंगल बताओ। तीसरा प्रॉब्लम आगे चल के आएगा, एंगुलर मोमेंटम दे देगा, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच का एंगल बताओ। ये 3 में से कोई एक किस्मत अच्छी हो तो एग्जाम में एज इट इज मिल जाता है, और इसका आंसर 90 डिग्री होता है। अब आपको सर ये कैसे, मतलब 90 डिग्री करवा रहे हो आप यार? वो इसलिए क्योंकि स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, इनमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होते, एज इट इज रखे जाते हैं। देखो तो प्रॉब्लम ये रहा, कहता है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय आपको पार्टिकल का मोमेंटम दिया हुआ है, और उस मोमेंटम का इक्वेशन दिया हुआ है। एक्स एक्सिस का मोमेंटम दिया हुआ है आपको cos t, और वाई एक्सिस का मोमेंटम दिया हुआ है sin t। अब क्वेश्चन है फाइंड आउट एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। तो हमें फोर्स और मोमेंटम के बीच का एंगल निकालना है।
ठीक है भाई, निकालते हैं। पहले फोर्स कहाँ है, फोर्स तो दी नहीं, तो ऐसे में वो फोर्स देता ही नहीं, क्योंकि आप मोमेंटम को डिफरेंशिएट करके फोर्स निकाल लोगे। तो ऐसी जैसे वेलोसिटी दे दी तो एक्सेलरेशन क्यों देगा, dv/dt करके हम निकाल लेंगे। एंगुलर मोमेंटम दे दिया तो टॉर्क नहीं देगा, क्योंकि हम डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे। तो ये चीज़ों में एक चीज़ देता है, दूसरी चीज़ नहीं देता, क्योंकि वो हम डिफरेंशिएट करके निकाल लेते हैं। तो पहले मोमेंटम को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो गया cos t i कैप, साथ में आ गया sin t j कैप। अब फोर्स की वैल्यू लिख लेते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो ये हो गई dp/dt, इंस्टेंटेनियस फोर्स मैंने कैलकुलेट करी। डिफरेंशिएट करोगे तो cos का डिफरेंशिएशन हो गया -sin t और sin का डिफरेंशिएशन हो गया cos t j कैप। अब दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का सबसे बढ़िया तरीका डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है f वेक्टर डॉट p वेक्टर mod f mod p cos थीटा। तो यहाँ से हम थीटा का एंगल निकालते हैं और ज़्यादातर पे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, पहली स्टेप में ही काम खत्म हो जाता है। तो एंगल निकालने का तरीका आ गया f वेक्टर डॉट p वेक्टर बाय mod f mod p। अब आपको सोच करके देखो, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इफ f डॉट p इज 0, तो इस बात का बेटा मतलब क्या है, इस बात का मतलब है cos थीटा की वैल्यू 0 है। cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री यानी दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से मतलब ज्यादातर तो आपको ये मिल जाएगा, डॉट प्रोडक्ट 0 मिल जाएगा, नहीं मिला तो जैसा मिलेगा वैसा कैलकुलेट कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के अब हमें f और p का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो मैं इसका डॉट प्रोडक्ट यहाँ ले रहा हूँ। तो f डॉट p और डॉट प्रोडक्ट लेना अब आपको खूब आता है। डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए हम क्या करेंगे, i वाला i के साथ मल्टीप्लाई, j वाला j के साथ मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट मिलेगा माइनस sin t cos t, और अगला रिजल्ट हमें मिल जाएगा प्लस sin t cos t। दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, तो cos थीटा का वैल्यू 0 हो गया, cos थीटा 0 हो गया तो थीटा 90 हो गया। मतलब f इज परपेंडिकुलर टू p वेक्टर। तो f और p वेक्टर आपस में हमें परपेंडिकुलर मिल गया। तो ये वो तरीका है, ये वो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जो बार बार एग्जाम में रहता है। और करा रहा हूँ, देखो अब जैसे हमें प्रॉब्लम दे रखा है, कहता है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय। तो आपको पार्टिकल के मोमेंटम की इक्वेशन दे रखी है 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। कैलकुलेट फोर्स एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो ये तो हो गए स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल जिनको आप बड़े आराम से प्यार से कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखना, तो हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर। अब इसे कैलकुलेट कैसे करें, तरीका क्या लगाए, तो फोर्स निकालने का हमारा तरीका, पहले कौन सी फोर्स निकालनी है, एवरेज है या इंस्टेंटेनियस है वो चेक कर लो। तो 1 सेकंड पर है तो हम इंस्टेंटेनियस फोर्स कैलकुलेट करते हैं डायरेक्ट dp/dt लगा के। वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड मोमेंटम हमें मैग्नीट्यूड के फॉर्म में दे रखा है। dp/dt करोगे तो ये आ जाएगा 4t प्लस 3। अब आपको फोर्स निकालनी है t इज इक्वल टू 1, तो यार आराम से 1 पुट कर दो उसकी जगह, तो ये आ जाएगा 7 और यूनिट फोर्स का हो गया न्यूटन। इसी तरीके से एक और प्रॉब्लम पकड़ते हैं। अब प्रॉब्लम ये रहा, कहता है पार्टिकल ऑफ मास m का वैल्यू दे रखा है आपको 1 kg, मोव्स विद वेलोसिटी, और पार्टिकल का वेलोसिटी दे रखा है आपको 20 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट एवरेज फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप पार्टिकल इन 5 सेकंड। तो देखो अब सीधे मोमेंटम का सवाल है कि भाई 5 सेकंड में पार्टिकल को रोकने के लिए एवरेज कितनी फोर्स चाहिए। तो अब इस प्रॉब्लम के लिए क्योंकि इंटरवल की बात चल रही है तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन मोमेंटम को मैंने डाला फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब फाइनली पार्टिकल को रोक लिया गया तो p फाइनल का वैल्यू हो गया 0। इनिशियल मोमेंटम आप डालोगे तो वो m इंटू v हो जाएगा, मास हो गया 1, v हो गया 20 तो बचा 20, टाइम 5 सेकंड है तो आंसर आ गया -4 और यूनिट इसका बन गया न्यूटन। तो 4 न्यूटन की हमें फोर्स चाहिए, एवरेज फोर्स चाहिए पार्टिकल को 5 सेकंड में रोकने के लिए। अब इसी तरीके का एक और प्रॉब्लम है, ये भी बुलेट का प्रॉब्लम है, इसको भी आप देख लो, ठीक है ना। देखना तो ये कह रहा है अ बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम is fired with velocity, और ये वेलोसिटी आपको दे रखी है 50 मीटर पर सेकंड इन, अच्छा इन हटाओ, सच दैट इट पेनिट्रेट्स इन वुडन ब्लॉक। अब यही सेम सवाल एज इट इज हम लोगों ने काइनेमेटिक्स के अंदर किया था कि वो कितने प्लैंक चाहिए बुलेट को रोकने के लिए, ठीक है ना। अब इसी सवाल को हम फोर्स के टर्म में कर रहे हैं। तो पेनिट्रेट्स इन वुडन ब्लॉक एंड स्टॉप्स इन
2 सेकंड. फाइंड एवरेज फोर्स बाय वुडन ब्लॉक. तो अब ये रहा हमारा फिर से एवरेज फोर्स का सवाल. बड़े आराम से आप इसको यहीं कर सकते हो, मैं इधर ही निपटा दे रहा हूँ. तो एवरेज फोर्स का फॉर्मूला हो गया डेल्टा पी बाय डेल्टा टी. ओके, डेल्टा पी हो गया फाइनल मोमेंटम 0, इनिशियल की वैल्यू एम वी अभी हम डाल देंगे, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. अब डाटा चेक कर लो. मास है मेरे पास 100 ग्राम और स्पीड है मेरे पास 50 मीटर पर सेकंड. तो रिजल्ट आ गया माइनस 100. ग्राम को कन्वर्ट कर लो 10 की पावर -3, ये केजी में हो गया. स्पीड हमारे पास 50 है तो वो तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. टाइम जो हमें दे रखा है, जो उसमें लेना है बुलेट ने, वो 2 सेकंड है. तो 2 सेकंड. अब चेक करना बेटा, ये 3 डिजिट्स यहाँ से चले गए. आंसर आ गया माइनस और फोर्स का यूनिट आ गया 2.5 न्यूटन. तो ये आसान से प्रॉब्लम होते हैं सेकंड लॉ तक के, मतलब कुछ खास नहीं होता. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अब अगला जो कंसेप्ट है हमारा, जो इसके अंदर हम लोग फोर्स देखने जा रहे हैं, वो कंसेप्ट है लिक्विड जेट का. अब लिक्विड जेट के कंसेप्ट पर कुछ कहानी ऐसे चलती है. इसमें थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स लगाना पड़ता है, बट मैं आपको याद करा दूंगा, ठीक है ना. वो एज इट इज अभी आप काम चला सकते हो. जैसे लिक्विड जेट का कंसेप्ट ये होता है, कहता है ये एक पाइप है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है. कहता है इस पानी से ये लिक्विड की जेट निकली विद स्पीड भी और सामने जाकर के वॉल से टकराती है, ठीक है ना. तो लिक्विड जेट स्ट्राइक्स वॉल विद स्पीड भी, ठीक है. तो ये पहली स्टेप है कि लिक्विड जेट भी स्पीड से टकरा रही है जाकर के. अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करके देनी है जो ये लिक्विड जेट दीवार के ऊपर फोर्स लगाएगी, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड जेट ऑन वॉल, ठीक है ना. तो फाइंड आउट फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन वॉल. तो अब बेटा इसको करेंगे कैसे, सवाल ये है. तो बड़ा आसान सा रास्ता है, आप ध्यान से सुनना. हमेशा पहले ऐसे सवाल में चेक कर लेना दीवार पे जब ये टकराई तो हुआ क्या. तो 2 तरीके के केसेस ये देता है. या तो ये जेट टकरा के स्प्लैश हो गई, मतलब फाइनली इसकी वेलोसिटी 0 हो गई. तो पहला केस, आफ्टर स्ट्राइकिंग वॉल जेट स्प्लैशेस. तो स्प्लैशेस का मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई, 0. अब हम फोर्स निकालते हैं. बहुत ध्यान से सुनना. तरीका ये है कि हम मान लेते हैं कि छोटा सा ये सेगमेंट m मास का जो कि v स्पीड से जा रहा है, जा करके दीवार से टकराता है. अब कंसेप्ट हमारा ये रहेगा, अगर हमें फोर्स निकालनी है तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी हमने लगाया. अब एक बात ध्यान से सुनना, ये चेंज इन मोमेंटम आप देख रहे हो जेट का, ना कि वॉल का. तो हम जो फोर्स देखने जा रहे हैं वो फोर्स हम देखने जा रहे हैं जेट पर लगने वाली, क्योंकि हम चेंज इन मोमेंटम लिक्विड जेट का निकाल रहे हैं और इसकी इक्वल और अपोजिट फोर्स वॉल पर लगेगी. तो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन जेट. तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो लिक्विड जेट पर लगने वाली जो फोर्स होगी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय डेल्टा टी. अब ध्यान देना, तो फोर्स एक्टिंग ऑन लिक्विड जेट ये मेरे पास आ गई. फाइनल मोमेंटम हो गया 0 क्योंकि टकरा करके स्प्लैश हो गई, माइनस इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू डालूं तो वो हो गया mv डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. तो रिजल्ट बचा फोर्स एक्टिंग ऑन लिक्विड जेट मेरे पास आ गई माइनस m बाय डेल्टा टी इंटू वी. अब जो मैं बोल रहा था फ्लूइड मैकेनिक्स का थोड़ा सा पार्ट है वो मैं बताता हूँ. ये जो m बाय डेल्टा टी है जो आप पीछे देख रहे थे, इस m बाय डेल्टा टी को बोलते हैं मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. तो ये तो मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ठीक है ना. इसको आगे चल के फ्लूइड मैकेनिक्स में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोला जाता है. तो इसको हम और ब्रेक करते हैं. तो m बाय डेल्टा टी को मैंने और ब्रेक किया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. तो मैंने मास को ब्रेक कर दिया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से. तो अब बन गया ये डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. तो ये जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम है, इसको एक और नाम से भी डिनोट किया जाता है, रेट ऑफ फ्लो. अच्छा, अब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो हो जाएगा एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. ये एरिया हो गया पाइप का जिससे लिक्विड जेट बाहर निकल रही है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ये वेलोसिटी हो गई. तो a इंटू वी का प्रोडक्ट ये बन जाता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, या आप इसको बोल सकते हो रेट ऑफ फ्लो. तो कुल मिलाकर के जो चीज़ हमें डायरेक्ट याद रखनी है वो इसका फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. तो अब ये रिजल्ट अगर यहाँ डाला जाए तो हमारे पास मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम यानी m बाय डेल्टा टी का रिजल्ट आ गया रो इनटू
वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, और वॉल्यूम पर यूनिट टाइम को मैंने ब्रेक कर ही दिया ए इंटू वी के प्रोडक्ट से, तो आंसर आ गया रो ए वी। तो रो ए वी से हम रिप्लेस करेंगे एम बाय डेल्टा टी, तो जहाँ जहाँ एम बाय डेल्टा टी आएगा वहाँ वहाँ रो बाय डेल्टा टी से रो ए वी से रिप्लेस करेंगे। तो अब फाइनली लिक्विड जेट पर लगने वाली फोर्स हो गई, मैं पीछे ले चल रहा हूँ आपको वापस से, फिर हम इधर आते हैं। तो वो थी हमारी एम बाय डेल्टा टी इंटू वी, तो मैं इसको एज इट इज यहाँ कॉपी कर रहा हूँ, और एम बाय डेल्टा टी को अब आप प्रोनाउंस कर सकते हो मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो फोर्स एक्टिंग ऑन जेट मेरे पास आ गई माइनस रो ए वी और साथ में एक वी और स्क्वायर। तो ये तो है फोर्स एक्टिंग ऑन जेट। अब फोर्स एक्टिंग ऑन वॉल जो रहेगी वो इसकी जस्ट इक्वल अपोजिट, यानी प्लस रो ए वी स्क्वायर। तो ये तरीका होता है जिससे हम लोग लिक्विड जेट के इन प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग कुछ कंसेप्ट और इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे टाइप टू ये कि लिक्विड जेट बाउंसेस बैक। तो अब जो लिक्विड जेट है वो दीवार से टकरा के वापस आ जाती है। तो ये गई v स्पीड से पाइप से निकल करके और टकरा करके वापस लौट आई सेम स्पीड से। तो v स्पीड से गई और v स्पीड से लौटी। अब ऐसे सिचुएशन के अंदर कितनी फोर्स लगी हमें वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर, वही फिर से वही तरीका, फोर्स एक्टिंग ऑन लिक्विड जेट, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय डेल्टा टी। फाइनल मोमेंटम हो गया पीछे की तरफ है तो माइनस एम बी, इनिशियल हो गया अगेन माइनस एम बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो फाइनल आ गया माइनस 2 एम बी बाय डेल्टा टी। अब इसमें आप m बाय डेल्टा टी को प्रोनाउंस कर लो, क्या बोलोगे, मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो फोर्स एक्टिंग ऑन जेट मेरे पास आ गई -2। अब m बाय डेल्टा टी का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, रो ए वी, तो ये बन गया रो ए वी स्क्वायर। तो फोर्स एक्टिंग ऑन वॉल हमारे पास आ गया इक्वल अपोजिट प्लस 2 रो ए वी स्क्वायर। तो ये तब का था जब लिक्विड जेट बाउंसेस बैक। अब इसी तरीके का एक और केस मैं आपको दिखा रहा हूँ, थर्ड केस, लिक्विड जेट स्ट्राइक्स ऑब्लिकली। तो ऑब्लिकली मतलब कुछ एंगल पर, जैसे एरी दीवार, तो जेट यूं करके टकरा रही है और इधर निकल जा रही है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। और मैं पूरा पानी का जेट नहीं दिखा रहा, मैं सिंपल एक डायग्राम दिखा रहा हूं। तो ये v स्पीड से टकराई और ये v स्पीड से इधर निकल गई, ठीक है। ऐसा टाइप का चीज आगे चल करके बनेगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब हमने ये सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन बनाई, रेड कलर की इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। यहाँ से जेट थीटा एंगल पर आ रही थी और यहाँ पर थीटा एंगल पर चली गई। अब बेटा आप अच्छी तरह देख लो, एक साथ दो एक्सेस है तो हमें कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो मैं इसका एक और डायग्राम ले रहा हूँ जिसमें कंपोनेंट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो नेक्स्ट डायग्राम ये है। तो कंपोनेंट करोगे अगर आप, ये रही नॉर्मल वाली लाइन, इस डायरेक्शन में लिक्विड जेट आ रही थी। तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट करूं तो ये रही हमारी दोनों एक्सिस। ओके, एंगल हमें यहाँ से पता है थीटा, तो ये एंगल बच्चों थीटा है, तो ये वाला एंगल भी मेरे पास थीटा हो गया। तो v का इधर कंपोनेंट आ गया v cos थीटा, v का ऊपर कंपोनेंट आ गया v sin थीटा। तो ये तो चीज़ होगी इनिशियल वाली, ठीक है ना, टकराने से पहले। ओके, अब हम आते हैं टकराने के बाद। अब टकराने के बाद फिर से अगर मैं कंपोनेंट करूँ, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। तो v का अगेन इधर कंपोनेंट आ गया v cos थीटा और इधर आ गया v sin थीटा। अब आप चेक करो, जब हम फोर्स निकालेंगे जेट के ऊपर तो ये फोर्स होगी अगेन फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। फाइनल मोमेंटम अगर आप लिखोगे तो इसमें जरा आप चेक करना, ये वाले डायरेक्शन में जो कि दीवार के पैरेलल है, इस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज ही नहीं हुआ। क्यों चेंज नहीं हुआ? क्योंकि पहले भी स्पीड वही थी v sin थीटा, अभी भी वही है, पहले भी डायरेक्शन ऊपर था, अभी भी वही है। तो जिस डायरेक्शन में मोमेंटम ही चेंज नहीं हुआ उस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं एक्ट करेगी। तो ये जो फोर्स एक्ट करेगी नॉर्मल डायरेक्शन में एक्ट करेगी। तो मैं यहाँ पर पहले मेंशन कर दूं, इन पैरेलल डायरेक्शन देयर इज नो फोर्स as momentum is same। तो इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो, क्रिकेट बॉल, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा कैसे करके यूज करना है, बस खाली बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। तो इन पैरेलल डायरेक्शन देयर इज नो फोर्स एज मोमेंटम इज सेम, व्हाइल इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन मोमेंटम चेंजेस। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हो रहा है। अब कितना चेंज हो रहा है अगर मैं ये कैलकुलेट करूं तो फाइनल मोमेंटम परपेंडिकुलर डायरेक्शन का, इसको मैंने लिखा माइनस एम बी कॉस थीटा, ये लिक्विड जेट के ऊपर है। इनिशियल मोमेंटम परपेंडिकुलर डायरेक्शन का वो अगेन हो गया एम बी कॉस थीटा, पैरेलल वाला कट गया डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब इसको बेटा सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस 2 एम बी कॉस थीटा
डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। m बाय डेल्टा टी को बोलेंगे मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। यहाँ से फोर्स एक्टिंग ऑन जेट आ गई, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो और सब्स्टिट्यूट करने पर ये रिजल्ट बनेगा हमारा माइनस 2 रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा, या थीटा नॉर्मल से बनने वाला एंगल हो गया। तो ये जेट पर लगने वाली फोर्स है, बॉल पर लगने वाली फोर्स इक्वल और अपोजिट। तो हम लोग देख लेते हैं एक बुलेट और प्लेट का प्रॉब्लम, ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, देखो कैसे होता है। तो बुलेट प्लेट प्रॉब्लम देखना बेटा। तो ये कहता है ये एक प्लेट है जिसके ऊपर बहुत सारी बुलेट्स को फायर किया जा रहा है, हर बुलेट का मास m है, बुलेट जाती है टकराती है। अब यहाँ दो ऑप्शन है, या तो ये बाउंस बैक हो जाएगी सेम स्पीड से, या ये टकरा करके स्टैंड स्टिल यानी रुक जाएगी जैसा लिक्विड जेट के अंदर था। तो मैं अभी मान करके चल रहा हूँ कि ये बुलेट गई, टकराई और टकरा करके वापस बाउंस बैक हो गई, जिस स्पीड से गई थी उसी स्पीड से बाउंस बैक हुई। तो ऐसे कोलिजन को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो अब इसके अंदर क्या हुआ, बुलेट ने इस प्लेट के ऊपर फोर्स लगाई, ठीक है ना। अब फोर्स एक्सर्टेड बाय बुलेट ऑन प्लेट, अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहें तो फोर्स एक्सर्टेड बाय बुलेट ऑन प्लेट अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो इसके लिए हमें करना ये पड़ेगा, पहले हम बुलेट के ऊपर लगने वाली फोर्स निकालेंगे सेम तरीका लगा के, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब फाइनल मोमेंटम, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को आप नेगेटिव ले लो और अपवर्ड डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लो। तो फाइनल मोमेंटम हो गया माइनस एम वी, माइनस इनिशियल मोमेंटम भी हमारे पास एम वी हो गया बाय डेल्टा टी। तो फोर्स एक्टिंग ऑन बुलेट हमारे पास आई और इस फोर्स का वैल्यू आ गया माइनस 2 mv। तो बुलेट पर इतनी फोर्स लग रही है, अच्छा कितनी बुलेट पर, एक। तो सपोज करो n नंबर ऑफ बुलेट्स, तो इफ कैपिटल N नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड देन टोटल फोर्स बाय बुलेट हमारे पास आ जाएगी। तो पहले ये तो ऑन बुलेट है तो बाय बुलेट हो जाएगी, इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगा प्लस 2 mv बाय डेल्टा टी इंटू एन। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो फोर्स एक्सर्टेड बाय बुलेट हमारे पास आ गई n बाय डेल्टा टी टाइम्स 2 mv। अब n बाय डेल्टा टी को बोलते हैं नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड पर सेकेंड। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय बुलेट मेरे पास आ गई स्मॉल n, जहाँ स्मॉल n को हम बोलेंगे नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड इनटू 2 mv। तो कुल मिलाकर के रिजल्ट आ गया 2n mv। और ये सिर्फ और सिर्फ तब है जब बुलेट गई और सेम स्पीड से वापस लौटी। अब अगर टकरा करके बुलेट लौटती नहीं, वहीं पर स्पीड उसकी जीरो हो जाती, तो फिर ये फाइनल मोमेंटम जीरो हो जाता और ये 2 का कोई टर्म नहीं आता। अब अगर कुछ एंगल पर टकरा करके लौटती तो फिर वो कॉस थीटा वाला रिजल्ट आ जाता, वो भी हम यहाँ पर आगे डिराइव कर ले रहे हैं। तो अगर बुलेट इस प्लेट के ऊपर थीटा एंगल्स पर फायर होकर के आती यूं करके और सेम स्पीड से लौटती, तो ऐसे सिचुएशन में फोर्स हो जाती 2n mv cos थीटा। तो कुल मिलाकर के ये हमारा बुलेट का फाइनल फॉर्मूला रहा, जिसके अंदर हम लोग फोर्स एक्सर्टेड बाय बुलेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम को हम यूज करेंगे इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट के साथ, बट उसके लिए पहले मेरे को पढ़ाना पड़ेगा इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट। तो यहाँ पर कई सारी चीजें आ जाती हैं फॉर्मूला बेस, बहुत अच्छी ये समझ तब आती है जब आपको लॉज ऑफ मोशन के अंदर ब्लॉक वाले डायग्राम और वो सारी चीजें आगे की क्लियर हो। तो मैं इन प्रॉब्लम को फिर से उठाऊंगा, बट अभी नहीं, अभी थोड़ा रुक करके जब हम पहले बेसिक कंसेप्ट अपना सीख लेंगे लॉज ऑफ मोशन के अंदर। तो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा फिर से बेसिक थ्योरी का, जिसके अंदर आ जाएगा न्यूटन्स का थर्ड लॉ। चलो थैंक यू।